नमस्ते साथियों। आज गुरु चाणक्य एकेडमी पे सप्ताह भर में पढ़ाए गए सभी विषयों की एक टेस्ट सीरीज जो यहाँ अध्ययनरत बच्चे उनके लिए ली गई थी, उसी संदर्भ में जो सप्ताह भर में हमने आज बच्चों को वर्ण विचार जो हिंदी विषय से संबंधित है उसका 70 प्रश्नों का एक टेस्ट लिया और उसी टेस्ट के सॉल्यूशन लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिन जिन बच्चों ने इसमें हिस्सेदारी ली है वो अपना पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा उत्तर कब कैसे कहाँ पर है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो इस वीडियो को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को करना, प्रश्नों को समझना, उसके ऑप्शंस तक जाना और उन ऑप्शंस में से किसी एक सही का चयन कैसे करना, वो आज आपको इस टॉपिक में पता लग जाएगा। मैं इस एकेडमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि प्रति सप्ताह रविवार को सप्ताह भर में पढ़ाए गए समस्त विषयों के संबंध में आपके सामने आज की ये टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट हो करके कहीं ना कहीं अपने सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं। जो भी पेपर यहाँ पर लिए जा रहे हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी गाइड से उठाए हुए प्रश्न नहीं है। जो शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वही स्वयं उन प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। हिंदी मैं पढ़ाता हूँ स्वयं, और वर्ण विचार से संबंधित एक पेपर आपके सामने बनाया हुआ है जिसमें वर्ण विचार में परीक्षा में जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़रूर सराहेंगे, साथ ही इन प्रश्नों की भी खूब खूब अनुमोदना करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो उत्तरों के साथ इस प्रश्न पत्र के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं गुरु चाणक्य एकेडमी के इस लाइव यूट्यूब चैनल पर। पहला प्रश्न जो आज के पेपर का था वो आपके सामने है। यह है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण कंठ से उच्चारित नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान का प्रश्न है और कंठ से उच्चारित नहीं होते ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है। और हम अच्छे से जानते हैं उच्चारण स्थान में सबसे पहला कंठ से उच्चारण स्थान होता है और उसमें हम अ, आ, क, ख, घ, घ, अंग और हाथी का ह, ये उच्चारण स्थान है उसके। और यदि हम यहाँ देखते हैं तो आ बिल्कुल उच्चारण स्थान है, क और ह बिल्कुल उच्चारण स्थान है, घ और अंग क ख ग ग अंग, ये भी हमारा उत्तर जो होगा वो र और स होगा, नंबर 3। ये जो है वो कंठ से उच्चारित नहीं होते। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं तो इसके लिए हमें पूरा उच्चारण स्थान का एक चार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर 3rd था। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने था, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन पूछा। आप देख सकते हो या तो एग्जाम में आता कौन सा उच्चारित नहीं होता है या क्वेश्चन आता कौन सा कंठ से उच्चारित होता है। तो यहाँ पे कंठ से उच्चारित होते हैं उसमें अगर अपन देखते हैं यहाँ पे तो अ होता है, आ होता है, पर य और श नहीं होता है। यहाँ पर अ होता है, आ होता है, ख होता है और ह होता है। ये चारों चार होते हैं। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, क होता है, ख होता है, ह होता है, अ होता है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, अ आ तो होते हैं लेकिन र और श नहीं होते हैं, अ आ तो होते हैं लेकिन ई नहीं होते हैं। तो हमारा उत्तर जो है वो यहाँ पे अ आ और ख ह कौन से कंठ से उच्चारित होते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो था वो हमारा था, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण तालु से उच्चारित नहीं होते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन उच्चारण स्थान से पूछे क्रमशः, ताकि उच्चारण स्थान का पूरा चार्ट आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए। और देखा भी गया ऐसा, पुरानी भर्ती परीक्षाओं को आप देखें, 2nd ग्रेड का 15-16 का पेपर देखें जहां पर उच्चारण स्थान से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे गए। 12 नंबर का प्रश्न सिर्फ और सिर्फ उच्चारण स्थान से आया था। तो कहीं ना कहीं ये मायने रखता है। तो हमने पूछा तालु से उच्चारित नहीं होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कंठ से ये है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है, चौथा दंत है और पांचवा ओष्ठ है।
ये पांचों पांच उच्चारण स्थान है। अगर यहाँ देखें छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, ज, इय, और यहाँ पर देखें तो य और श, ये जो है वो तालु से उच्चारित है। दोनों ई, च वर्ग, य और श। अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं, नहीं है यूं का है, तो दोनों ई है, च छ है च वर्ग, उ नहीं है, यश है, आप यश है वो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर लिखा है तो ये यश लिखा है, बिल्कुल ये है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा नहीं है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। सर ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, जो हम उच्चारण स्थान के चार्ट में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं? यहाँ नहीं है यूं का, यहाँ तालु से उच्चारित होते हैं ऐसा का, तो क वर्ग देखो तालु से उच्चारित नहीं होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग तालु से उच्चारित होते हैं ऐसा पूछा इसने, तो क वर्ग नहीं होता है, सॉरी, च वर्ग जो है वो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तालु से उच्चारित में ये च वर्ग पूरा पूरा हो रहा है, और हमारा प्रश्न क्या है? उच्चारित होते हैं, तो उत्तर जो होगा वो हमारा च वर्ग होगा, न कि ये क वर्ग। तो यहाँ पर आंसर जो है वो च वर्ग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 5 पे, तो वो है निम्नलिखित में से कौन से वर्ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं? नहीं होते यूं नहीं पूछा, मूर्धा से उच्चारित होते हैं ऐसा पूछा है। तो आप देख सकते हैं मूर्धा से उच्चारित होने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है ऋषि का री लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते हैं। क च ट ट ठ ड ढ और ण, और यहाँ पर देखें तो य र श श श श, ये षटकोण का श, ये उच्चारण मूर्धा के हैं। अब हम वापस आ जाएं तो देखें यहाँ पे, तो मूर्धा से उच्चारित कौन से होते हैं कौन से नहीं, तो देखो री री री, तीनों में री है, इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं होता, उच्चारित होते हैं उसमें। अब री के साथ सेकंड देखना है, तो री के साथ ट, ये उच्चारण स्थान है, त नहीं है और ल नहीं है, तो हमारा उत्तर जो होगा पांचवे का वो नंबर 1 होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न जैसा पूछा जा सकता है वैसा बनाने का प्रयास किया। अगला नंबर 6 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन यही कि यही है, और यहाँ क्या पूछा? मूर्धा से उच्चारित नहीं होते हैं ऐसे वर्ण कौन से? तो ट वर्ग है मूर्धा से, तो ड ढ वहां से लिया। र और श है पर र नहीं है, ऋषि का री और श भी है, और ल स अगर हम देखें यहाँ पे तो मूर्धा से उच्चारित नहीं है, उसमें र है, श है, री है, ट ठ ड ढ ण है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रश्न के अंतर्गत लड्डू का ल और सिलेट का स नहीं होता है, बाकी सारे के सारे उच्चारण हो रहे हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन था हमारा 7वां, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय कम श्वास का प्रयोग हो क्या कहलाते हैं? कम श्वास का प्रयोग होता है। अब ह्रीस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, उसके अंतर्गत अपन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। हम अच्छे से जानते हैं प्राण का मतलब होता है श्वास और घोष का मतलब होता है कंपन। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो कम श्वास को लेकर पूछा है, तो अल्प का मतलब कम होता है, तो हमारा उत्तर है वो नंबर 1 होगा। हम आगे प्रश्न को देखते हैं अगर कि हमारे सामने नंबर 8 क्वेश्चन क्या था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होते हैं? अब यहाँ ओष्ठ का पूछा, थोड़ा सा बैक आ जाते हैं हम वापस, तो ओष्ठ के बारे में जब पूछ रहा है तो यहाँ के बारे में पूछ रहा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या क च ट त वर्ग, त थ द ध न, और यहाँ पे हम लिखते हैं प फ ब भ और म, ये लिखते हैं। और यहाँ य र ल व, और यहाँ पे लिखते हैं श श स, ये नील करते हैं, ऊपर ह लिखते हैं इसलिए। तो ये हमारा चार्ट है, उ प वर्ग और व। हम देख सकते हैं अब इसके आंसर में, तो उ प वर्ग, प फ ब म म, उपयुक्त सभी, तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे ओष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं।
अब भर्ती परीक्षाओं में उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो है वो फैक्ट है, ये उत्तर है तो ये है। तो इस टाइप का ऑप्शन मैंने इसलिए डाला ताकि आपको पता चले कि ओष्ठ से उच्चारित कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए ऐ स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। और हम अच्छे से जानते हैं कि ए ऐ जो है वो कंठ तालव्य है, और इसे हम इसलिए इसके अंतर कंठ तालव्य को हम कंठ तालव्य है ये, और कंठ तालव्य के अंतर्गत इसलिए लेते हैं क्योंकि अ कंठ होता है, ई तालव्य होता है, और उससे जो बनता वो ए बनता, ऐ नहीं बनता, लेकिन ए ऐ का समूह जो है वो इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो हमारा सेकंड उत्तर जो है वो इसका सही है। अगला फिर पूछा उच्चारण स्थान नंबर 10 कि री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। और अभी आपको बताया था, आपने देखा हो यहाँ पे कि ऋषि का री जो है वो मूर्धा से बोला जाता है। तो यहाँ पर ऋषि के री को हम मूर्धा के अंतर्गत काउंट करेंगे। पूरा का पूरा अगर उच्चारण स्थान का चार्ट आपको याद है, अघोष सघोष का चार्ट अगर आपको याद है, अल्पप्राण महाप्राण का चार्ट अगर याद है, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का चार्ट अगर आपको याद है, आप बिना देखे अगर इसको बना लेते हो तो मान के चलना कि उस प्रश्न के उत्तर तक जाने में आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, छोटी य और श वर्णों का उच्चारण स्थान। देखो ये थोड़ा अलग से प्रश्न पूछा, ई य और श ये तीनों किस में आ रहे। अब आप देखो यहाँ पे कि अगर आपको पूरा चार्ट पता हो, ई य और श किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तालु के अंतर्गत, अब ये बनाने आ रहा है तो समझ लेना कि हमारा काम हो गया। तो ई और य जो है वो हमारे किसके अंतर्गत जा रहे हैं, तो कंठ तालु, तो तालु के अंतर्गत हैं, बाकी में नहीं है। अब देखो त थ द ध न वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा, यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान पूछा है, कौन सा है यूं पूछा, नहीं है यूं नहीं पूछा है। देखो बच्चों, मैं फिर बीच में रोक रहा हूँ, एकमात्र गुरु चाणक्य एकेडमी ऐसा है जहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को लाया जाएगा, ऐसे प्रश्न करवाए जाएंगे, ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, और उसके संडे टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि बच्चा सप्ताह भर में क्या पढ़ा उसे उसकी जानकारी मिल सके। बच्चों की आत्मसंतुष्टि पढ़ाई को लेकर के होनी चाहिए, और वो लेकर के यह एकेडमी आपके सामने आई है। तो यहाँ पर जो है वो त थ द न वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो एक बार फिर बैक हो जाते हैं। हमको पता है कि दंत में त थ द ध न हो रहा है, तो त थ द ध न किस में है, तो दंत में है सर, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, अल्प प्राण का समूह कौन सा है यूं पूछा, क छ द ध, क छ इसमें है ही नहीं तो ये नहीं है। फिर ज ढ, झ ये रा, ढक्कन का ढ नहीं है तो ये भी नहीं है। य र ये रा है बिल्कुल। अंग य, तो अंग य ये रा ये है, तो उत्तर हमारा होगा नंबर 3। देखो प्रश्नों को कैसे करना, मैं खुद रटा हुआ फिर भी चार्ट बना रहा हूं और उसके बाद आपके सामने आ रहा हूं, तो आप भी इसी तरह से कुछ करें। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा ही नहीं और सीधे आगे निकल रहे हैं और उसको करते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये उत्तर है वो इसका सही है। अगला प्रश्न, ये 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी स्वर क्या है, और डायरेक्ट आप उत्तर घोष वर्ण, घोष इसलिए लिखना है कि सघोष, घोष और मृदु इसके 3 नाम हैं, और अगर ये 3 नाम आते हैं तो सभी स्वर हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सर इसके अंतर्गत, अभी मैंने आपको बताया था इसके थोड़ी देर पहले कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी स्वर एक तो सघोष हैं और ये सभी स्वर हैं वो अल्प प्राण हैं। तो सघोष को ही घोष वर्ण कहते हैं, सघोष को या घोष को, इसलिए उत्तर ये है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अघोष वर्णों का समूह कौन सा नहीं है। प्रश्न अघोष का है, कौन सा नहीं है, और हमने यहाँ पर ये अघोष वर्ण यहाँ पर लिखे थे, ये रहे, सॉरी ये नहीं लिखे थे, हमने पीछे लिखे थे कि अघोष वर्ण में हम लिखते हैं 1 और 2 और श श स ये लिखते हैं। अब कौन सा नहीं है यूं पूछा है, तो आप देख लीजिए श श स है ये बिल्कुल। च ट त, च ट त, च ट त तीनों प्रथम है तो ये भी है। ड ट ड ढ, तो आप देख लो ट ठ ड, ड है वो तीसरा आ गया, तो ये नहीं है, उत्तर हमारा ये होगा। और ये
तो हम किसी एक वर्णों को पहचान लें, यूं नहीं कि हम चारों पे माथा गुट करें, कहीं वो एक चीज मिल जाती है, हमारा काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उत्तर आपका सामने था। अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण का समूह कौन सा है? सघोष वर्ण का समूह कौन सा, ऐसा पूछा। और अभी हमने लिखा था सघोष वर्ण के लिए यहां पर कि इसमें 3 4 5 ये वाले पूरा यर अलावा और सभी स्वर, तो हम लिख सकते हैं यहां 3 4 5 यूं लिखा। सघोष वर्ण में 3 4 5, तो हम देख सकते हैं ये नंबर 3 है, ट ठ ड ढ ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5 है। 3 4 5 इसमें भी आ रहा है। अब सघोष वर्ण में जब एक पहला आ ही गया तो फिर बाकी के उत्तर देखने की जरूरत है ही नहीं, पर उपयुक्त सभी लिखा हुआ है तो हम जरूर से देखेंगे। द है वो तीसरा है, त थ द ध 4 है और नंबर 5 है, तो ये भी उत्तर है। प फ ब 3 है, त थ द ध 4 है, प फ ब भ म ये नंबर 5 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी उत्तर जो हैं वो 3 4 5 के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको ये पेपर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं एक ही पूछ लिया नहीं है राइट, आप देखो ना 4 4 वर्ण एक साथ पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन में 4 4 डाले जा रहे हैं, तो कुछ चीजें समझने की है, कुछ सीधे सीधे, लेकिन गहराई से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको करना कैसे। आप तैयारी बहुत अच्छी करते हो और मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, या जब भी वो थ्योरी पढ़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को देखते हुए नहीं पढ़ रहा है। उसका कन्फ्यूज़न कहाँ आ रहा है, वो किन किताबों से पढ़ रहा है, किन टीचर से पढ़ रहा है, उसका फाइनल आंसर क्या होगा, विवादित उत्तर है उसमें क्या होगा। कल हुआ स्टेनोग्राफर में 2 क्वेश्चन ऐसे आए जहाँ पर उत उत उपसर्ग को लेकर के विवाद हुआ बच्चों में, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या जिस टाइप की किताब मार्केट में आ रही है वहाँ पर उत और उत का उतना डिफरेंस नहीं दिया है। और एक क्वेश्चन आया था दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान कौन सा है, अब उसका उत्तर व और फ दोनों है और दोनों अलग अलग ऑप्शन में कल दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर क्या हो वो कहीं ना कहीं आप किसी अनुभवी शिक्षक से पढ़ते हो या किसी एक अच्छे राइटर की बुक से पढ़ते हो, तभी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। पास होना है, निकलना है, तो आपको आते हैं या सभी बच्चे करते हैं उन प्रश्नों पे ध्यान देने के साथ साथ उन विवादित प्रश्नों की तैयारी करनी पड़ेगी जहां पर हमारा दिमाग उलझ रहा है। और सच कहूं दोस्तों, बहुत अधिक पढ़ने वाले बच्चे को ही ये पता लगता है कि वो फंस कहाँ रहा है, उलझ कहाँ रहा है, किन प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं आते हैं, या 2 ऑप्शन में कौन सा सही करना है, या प्रश्न की भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। तो एक बार में तो इंसान खाली देखता है, दूसरी बार में उसे उसका परिचय होता है और तीसरी बार में वो पूरा उसका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें 3 टाइम प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है, तब जाकर के हम उस काम को कर पाते हैं। प्रश्न पूछा है देवनागरी लिपि या मानकीकरण, इसी को हम मानक भाषा भी कहते हैं। मैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 52, और अगर सिर्फ हिंदी वर्णमाला में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो तब हम उसको 44 करेंगे, बाकी मानक भाषा हम पूछे तो 52 करेंगे। ये 2 ही आंकड़े याद रखने हैं। मेरी YouTube पे क्लासेस पड़ी हुई है वर्णमाला की, और उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से बात की है। हमारे 44 और 52, 44 और 52, इन 2 के अलावा हमें किसी आंकड़े को याद नहीं रखना है। 39 याद नहीं रखना है, 36 याद नहीं रखना है, 49 याद नहीं रखना है, 56 याद नहीं रखना है, 53 याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 याद रखना है कि 52 और 44। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। अब आप देखो, मैंने यहाँ 2 ऑप्शन डाले, अगर 10 और 11 दोनों आते हैं तो अपने को 11 करना है, लेकिन 11 ऑप्शन में हो ही नहीं, तो तब हमें 10 करना, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में ह्रीस्व स्वर, मूल या लघु स्वर भी कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो बिल्कुल 4 है। आपको पता है कौन सी 4 है सर, अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 करने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूल स्वर का सही युग्म कौन सा। मूल स्वर पूछा मतलब आपको ह्रीस्व स्वर, ह्रीस्व स्वर का मतलब यही, बस इनमें से 2 कहीं होंगे, अ और ई, पर बड़ी ई दे रखी है, हमको छोटी चाहिए। अ और री, बिल्कुल अ और री, ये अ ये री, आपका ऑप्शन ये सही है, अ उ ये नहीं है। निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण का सही युग्म कौन सा। आते ही आपको ये लिख देना अम अह,
ये अयोग्य है। बस ये जहां दिखे वो उत्तर, और आपको पता है नंबर 4 पे ये दिख रहा है तो ये आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना। देखो, मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको यहां यह भी समझा रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, पढ़े कैसे, समझे कैसे। तो यहां पर अभी जो क्वेश्चन पूछा वो आपको ये पूछा है, जिसका चार्ट इस तरह से क ख ग ग अंग च छ झ झ इ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न और प फ ब भ और म। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पंचम वर्ण है, इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं, इसी को अनुस्वार भी कहते हैं, और इसी को नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। ये अगर हम इस च वर्ग को देखें तो इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी लाइन है तो ये स्पर्श संघर्षी नासिक के व्यंजन अकेला ये है, कौन सा, ईय। तो इसका नामकरण जो है वो हमने यहाँ पर किया है कि स्पर्श संघर्षी नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 1, और वो 1 भी कौन सी है, अंग, खाली ये 1। कई बार लंबा नाम होता है तो हम यूँ सोच लेते हैं 4-5 उत्तर होंगे, 4-5 नहीं है दोस्तों, सिर्फ 1 है। 27वां क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन से नहीं है। यहाँ पर पूछा कौन से नहीं है, किसको पूछा, स्पर्श व्यंजन वर्ण। मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ पीछे, आप देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण में आपको क्या करना था। ये 2525 आपके स्पर्श व्यंजन है, इसी को हम स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, और इसकी संख्या 25 है। मतलब सर क से लेके म तक, अब इनमें से जो दे रखा वो उत्तर है आपका। अब आप देख लीजिए कौन सा नहीं है, यूं पूछ रहा है, तो ये है बिल्कुल, ध ब भी है बिल्कुल, ये भी है, ये रस्सी का र नहीं है, उत्तर ये होगा। सीधा सा अगर चार्ट बना के देखते हो तो आपको वो उत्तर पता लग जाएगा, जहां तक मैं सोचता हूं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन जो था आज के पेपर में वो था स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो वो 25 हैं। उस 25 में त थ द ध द प फ ब भ म, तो ये है बिल्कुल, य नहीं है, वह नहीं है, श र नहीं है, तो उत्तर हमारा पहला है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य स्वर कौन से हैं। गजब का क्वेश्चन है। क्यों सर, क्यों गजब का है, क्योंकि हमने ये प्रश्न लिया है स्वरों का वर्गीकरण। आप इसको देखें जरूर ध्यान से। स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहला है नासिकता के आधार पर, नासिकता के आधार पर। इसमें हम 3 भेद पढ़ते हैं, जब आएगा तब प्रश्न उसका देखेंगे। दूसरा पढ़ना आपको मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर। इसमें सर क्या पढ़ना है, तो इसमें 4 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है विव्रत स्वर, दूसरा पढ़ना है अर्ध या ईशत विव्रत स्वर, तीसरा पढ़ना है संव्रत स्वर, तीसरा पढ़ना आपको संवृत स्वर, और चौथा पढ़ना आपको अर्ध संवृत स्वर। इसके बाद नंबर 3 पे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर। इसमें आपको 3 पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं सर, अग्र स्वर, दूसरा पढ़ना है मध्य स्वर, और तीसरा पढ़ना आपको पश्चात स्वर। इसमें भी क्या पढ़ना है बात करते हैं। और नंबर 4 पढ़ना आपको ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ये बहुत, इसका वीडियो YouTube चैनल पे मेरा पड़ा हुआ, अगर आप इस पूरे टॉपिक को देख लोगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नासिकता के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। इसमें 3 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना आपको सामान्य स्वर, दूसरा पढ़ना आपको वृत्ताकार या गोलाकार स्वर, और नंबर 3 पे पढ़ना आपको
अवृत्ताकार स्वर। ये इतने पढ़ने। अब आपको यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सामान्य स्वर कौन से हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सामान्य स्वर में आपको क्या करना है। सामान्य स्वर में हम जानते हैं कि अ है वो सामान्य स्वर है, ई वृत्ताकार के अंतर्गत आप लोगे उ, ओ, औ, और अवृत्ताकार के अंतर्गत लोगे आप ई, ए और ऐ। ये 4 लेने। अब आप देख सकते हो सामान्य स्वर में क्या अ, तो आपका उत्तर हो जाएगा अ। अब यहाँ पूछा अवृत्ताकार स्वर कौन से। अवृत्ताकार स्वर में हमने ई, ए, ऐ लिखा है। आप देख लो ई, ए, ऐ यहाँ पर है। उच्चारण में स्वरों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, ये मैंने अलग से प्रश्न पूछा और वो कहलाता है अनुतान। यहाँ पर मैंने 3-4 शब्द लिखे हैं। ये बला घात है, बला पात नहीं है, बला घात है शब्द है ना, मिसप्रिंट हुआ है। बलाघात, बलाघात का मतलब होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय श्वास का अधिक बल पड़े, वो बलाघात है। पार्श्विक का लड्डू का ल पार्श्विक है, जीवा ऊपर उठने के कारण उसके दाएं बाएं भाग से श्वास बाहर आती है, इसलिए वर्ष्य ध्वनि जो है वो मसूड़े को कहते हैं। मसूड़ा ऊपरी दांत और मसूड़े के मध्य भाग पर जीवा का स्पर्श करे उसे वर्ष्य ध्वनि कहते हैं। और अनुतान की परिभाषा उतार चढ़ाव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा, ये वाला 32 IMP पूछा जाए ऐसा, निम्नलिखित में से काकल्य ध्वनि कौन सी है। और काकल्य ध्वनि पूछे तो आप हाथी का ह करोगे। सर ये तो आपने कंठ में लिखा था। एकमात्र कंठ का ऐसा वर्ण है ये जिसका उच्चारण कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से होता है। जो ध्वनि कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से उच्चारित होती है उसे काकल्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर ये काकल्य। सर इसका कोई दूसरा नाम, तो काकली, काकली ध्वनि भी कहते हैं। तो ये इसके अंतर्गत देखा जाता है। हम इस चार्ट का यूज आगे भी करेंगे, अगले क्वेश्चंस पे आप देख लीजिए। वर्ष्य ध्वनि का संबंध निम्नलिखित में से किससे। और मैं हमेशा कहता हूं वर्ष का अर्थ ही मसूड़ा होता है। अगर मसूड़ा लिखा हुआ नहीं आए और परीक्षा में मूर्धा लिखा हुआ आ जाए तो भी आपको इसे वर्ष्य करना है, ये ऐसे लिखना है। तो वर्ष्य ध्वनि जो है वो मसूड़ा या मूर्धा को कहते हैं। ऊपरी भाग, ऊपर दांतों के पीछे से आप जीवा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो एक मसूड़ा दिखेगा जिसको मूर्धा कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न बोलते समय जहाँ जीवा स्पर्श करती है उससे थोड़ा नीचे न, नल का न बोलते हैं तो ऊपर के दांत और मसूड़े के मध्य भाग पर, तो वो वर्ष है। 34 क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों के साथ जीवा का स्पर्श होता है, क्या कहलाती है। बिल्कुल वही है वर्ष्य ध्वनि जो अभी मैंने कहा था। 35 निम्नलिखित में से वर्ष्य ध्वनि का समूह कौन सा है। तो आप इसके फिक्स वर्ड याद कर लेना, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। और वो ऑप्शन है हमारा ये न, ह, ल, स, ज। ये पांचों 5 ध्वनियां एज इट इज, बिना किसी तर्क के, वितर्क के, विरोध के, ऐसा कैसा याद कर लेना। 2016 की भर्ती परीक्षा में 2nd ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था और उसने एक ऑप्शन में ल लिखा, दूसरे ऑप्शन में स लिखा था। और ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ था क्योंकि ये दोनों ध्वनियां वर्ष्य ध्वनि है, इस कारण से। देखते हैं हम आगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का नोक ऊपर उठने के साथ झटके से नीचे गिरे क्या कहलाता है। तो उत्क्षिप्त। देखो उत्क्षिप्त भी कहते हैं, ताड़नजात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी जो है वो इसका ऑप्शन सही है। इसमें जीवा ऊपर उठने के बाद तेजी से नीचे गिरती है। सर कौन से वो 2 वर्ण है, ये दोनों ड, ढ, नुक्ता वाले, इसे द्विगुण, द्विस्पर्श, द्विरूप, द्विस्पृष्ट, ये सारे नाम है इसके। मैंने 3 ऑप्शन डाले। एक ताड़ित व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात लिखा उसके साथ, ताड़ित भी कहते हैं। ताड़ित का मतलब होता है फेंकना। सर क्या फेंका जाता है, तो जीवा कहाँ फेंकी जाती है, तो ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है, इसलिए इसको ताड़नजात भी कहते हैं। लुंठित ध्वनि में क्या लुढ़कती है। देखो यहाँ पर ये बहुत प्यारा प्रश्न है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लुंठित ध्वनि को प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं। और मैं हमेशा बताता हूं कि परिभाषाएं जब भी याद करनी हो 2 चीजें ही हमारे सामने होती है, एक श्वास और दूसरी जीवा। सारी परिभाषाएं इस पर निर्भर है। श्वास लुढ़कती है और जीवा में
कंपन होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि क्या लुढ़कती है, तो श्वास लुढ़कती है। तो उत्तर जो है वो इसका यहां पर 37 का नंबर 1 होगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे आज के ये प्रश्न, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। पूरा वर्ण विचार का रिवीजन है अगर आप ध्यान से देखो तो, और कहीं कोई कमी नहीं है। हर संडे जो बच्चे यहाँ एडमिटेड हैं और जो नहीं है वो सुबह 10 बजे एग्जाम देने यहाँ पर आ सकते हैं। विषय सैटरडे को टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा कि किन टॉपिक्स के टेस्ट होने जा रहे हैं। ये टेस्ट पूरे निःशुल्क रहेंगे और आप आकर के उस टॉपिक से संबंधित अपना ज्ञान देख सकते हैं, और उसी का लाइव आंसर जो है या रिकॉर्डेड आंसर आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। आप जरूर से अपनी आंसर की मिला लें। देखो बच्चों, मैं चाहता तो इसके उत्तर यहाँ बाहर चिपका देता और बच्चे उसको टिक कर लेते, या मार्क्स में बता देता कि आपके 70 में से 65 आ रहे हैं, 68 आ रहे हैं, लेकिन नहीं। बच्चा मूल्यांकन करे ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं बच्चा सीखे, मूल्यांकन वहाँ करे वो, क्योंकि अगर उसको तनाव आता गया प्रश्न पत्रों का तो कहीं ना कहीं वो भटकेगा और उस तनाव में वो अगले पेपर की अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ मार्क्स नहीं लाने जाना, हमें यहाँ ज़्यादा सीखना है। आप जितना यहाँ ज़्यादा सीखोगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो आप सीखने की प्रक्रिया में चलें, पढ़ने की प्रक्रिया में चलें, समझने की प्रक्रिया में चलें। ये मार्क्स आपके कहीं देखे नहीं जाएंगे, हमें भी नहीं जानने हैं, हमें भी मतलब नहीं है, लेकिन आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढने हैं वो आप हमसे ज़रूर सीखें, ताकि उस पद्धति को आप अप्लाई करके जो आपका मेन एग्जाम है उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल करके नौकरी में आ सकें। तो अगला क्वेश्चन हमारा था पेपर का 38 नंबर, वो था जीवा के दोनों ओर श्वास निस्सृत युक्त ध्वनि क्या है। मतलब जब जीवा ऊपर हो जाए और दोनों ओर से निकलती हो तो उसे हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, और वो लड्डू का ल है इसका उत्तर। तो देखो भाषा पे ध्यान देना, हम कैसे लिखवाते हैं परिभाषा, बुक में जो लिखवाते हैं वह ध्वनि जिसके उच्चारण के समय जीवा के दाएं बाएं भाग से श्वास प्रकट होती है। अब यहाँ दायां बायां कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ क्या लिखा, जीवा के दोनों ओर से श्वास निस्सृत होती है। निस्सृत होना यानी बाहर निकलती है, वो ध्वनि कौन सी है, भाषा का अंतर है। अगर आपको पता लग गई कि इसकी भाषा क्या है और किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो कर रहा है और उसका अर्थ निकालने आ गया, तो मान के चलना आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर लोगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के मध्य का है। मैं एक चीज पढ़ाता हूं, अक्सर आपको बता दूं, यहां पे न स्वर न व्यंजन, भाषा को समझना, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो भी और नहीं पढ़े हैं वो भी। न स्वर न व्यंजन मतलब हम कह सकते हैं दोनों या दोनों नहीं। अब इस भाषा का मतलब हुआ मध्य का, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि मध्य का है स्वर और व्यंजन का। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो इसका उत्तर नंबर 1 होगा, वो होगा अयोगवा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये शब्द जोड़ दे, अवरोध की दृष्टि से, अगर ये शब्द जोड़ दिया है तो इसका उत्तर है वो नंबर 2 क्या हो जाएगा, अर्धस्वर, ईषत् स्वर या संघर्षहीन स्वर। ये 3 नाम है इसके, और इसके उदाहरण होते हैं य और व, ये दोनों। तो प्रश्न उसी का है। तो अर्धस्वर, स्वर अंतस्थ संघर्षी नहीं, तो अर्धस्वर उत्तर है। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है, तो ऊष्म। देखो मुखावयव नजदीक आ गए तो श्वास को संघर्ष करना पड़ता है, और ऊष्म का ही दूसरा नाम हमारा क्या है, संघर्षी व्यंजन। लग रहा है मुझे कि आपको यह पेपर बहुत अच्छा लग रहा होगा, और साथ ही इसके सॉल्यूशन को देखकर भी आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा कि सर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को करते समय हमें किस तरफ प्रश्न पढ़ना है और उसके ऑब्जेक्ट तक कैसे जाना है, और फिर उसका सही उत्तर हमें कैसे निकालना है। तो हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं, अब बाकी के 30 और बाकी हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं 41 नंबर। यहाँ पर पूछा है अ क जण किस प्रकार के वर्ण हैं। अब आप देखो, कंठ सघोष अल्पप्राण, कंठ अघोष अल्पप्राण, कंठ अघोष अल्पप्राण, उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए डाल दिया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर इसको करना कैसे। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कंठ को अगर हम लिखें तो हमें अच्छे से पता है अ, आ, क, ख, घ, घ, अंग और हाथी का ह, ये कंठ का है। अगर हम, क्योंकि कंठ क्या तीनों में दे रखा है इसलिए कंठ चलेगा। अगर हम अघोष लिखते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि 1, 2 और श, स ये लिखना है। अगर हम सघोष लिखते हैं तो हमें अच्छे से पता है 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह और सभी स्वर, ऐसा लिखना हमको। और अगर हम अल्प प्राण लिखते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं 1, 3, 5 य, र, ल, व और सभी स्वर। और यदि हम महाप्राण लिखते हैं तो हम इसमें भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2, 4 श, स, ह। आप इतना लिखोगे तब जाके वो क्वेश्चन होगा। अब आप ढूंढो उसको कि अ है वो क्या है, कंठ है, हाँ सर है कंठ। क है वो क्या है, कंठ है, हाँ है सर। ज है वो क्या कंठ है, क ख ग घ, तो ज कंठ नहीं है, तो इसलिए वो तो उसमें आएगा ही नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब अ है वो कंठ है। अ है वो अघोष है क्या, अघोष है। अ है वो महाप्राण है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसल हो गया। अ है वो कंठ है क्या, है। अ है वो अघोष है क्या, है। अ है वो अल्प प्राण है क्या, बिल्कुल है, नंबर 1। अब क है वो कंठ है क्या, बिल्कुल है। क है वो अघोष है क्या, क है वो अघोष है क्या, बिल्कुल है। और क है वो अल्प प्राण है क्या, तो ये नंबर 1 है। अब ज की बारी आई, तो ज है वो कंठ है या नहीं है, तो अब आप यहां पर देखो नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो उत्तर हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इस तरह से ये उत्तर ढूंढना था, जो उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। 42 क्वेश्चन, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये मैंने बना दिया है। बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था ताकि आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो, आप इन तीनों में भटके एक बार, आंसर निकालने का प्रयास आप कर सको, और फिर नहीं मिला तो वह ठीक नहीं है, कुछ और उत्तर होगा, ओके होगा। विवृत स्वर कौन सा है, अभी हमने चार्ट बनाया था, आपको बता दें कहाँ बताया था सर आपने, तो थोड़ा सा पीछे अगर अपन जाते हैं तो ये रहा विवृत स्वर का प्रश्न। यहाँ पर मैंने पूछा आपको, क्या पूछा सर, विवृत स्वर कहाँ, ये रहा। आपको बता दें यहाँ अ लिखते हैं, यहाँ आ लिखते हैं, यहाँ पर छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि का री लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पे ऐ लिखते हैं, यहाँ पर ओ लिखते हैं, यहाँ पर औ लिखते हैं। अब आपका प्रश्न जो था वो क्या है कि निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा, ये नंबर 2 का है, और नंबर 2 में हम ई, अ, यहाँ पे मैं वापस बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सर विवृत, ये अर्ध विवृत, ये संवृत और ये अर्ध संवृत, ये 4 स्वर हैं आपके। अब आप देख लो, मैंने यहाँ अ लिखा था, यहाँ आ लिखा था, यहाँ छोटी बड़ी ई, ऊ और ऋषि का री, यहाँ पर ए, यहाँ पे ऐ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर औ, ऐसा लिखा था। और आपका क्वेश्चन जो आया वो ये रहा, विवृत स्वर कौन सा, आप देख सकते हैं विवृत स्वर ये रहा, और उसका उत्तर आ है, तो उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये अगला है, निम्नलिखित में से ईशत विवृत या अर्ध विवृत स्वर कौन सा, अर्ध विवृत वाला ये रहा, तो अ, ऐ और औ, ऐ और औ ये रहा, डायरेक्ट मिल जाएगा। संवृत स्वर कौन से, संवृत स्वर ये रहा, ई, ऊ और री, तो आप देख लो ई, ऊ और री, तो ई उत्तर है। एक बार अगर ये याद कर लिया, उसको कितना भी घुमा फिरा कर पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, आपका काम हो जाता है, कोई कठिन नहीं है, सरल है, और आसानी से आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं। अब देखो, संवृत स्वर के उच्चारण में क्या होता है,
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पीछे जा करके कि इसमें मुख खुला रहता है, इसमें आधा खुला रहता है, इसमें लगभग बंद रहता है संवृत, और इसमें आधा बंद रहता है। और अभी हमने पूछा संवृत में क्या होता है, तो हम देख सकते हैं संवृत स्वर में देखो खुला शब्द आए तो विवृत लिखना, और बंद शब्द आए तो वो, तो यहां पर हमने लिखा पूरा बंद नहीं, लगभग खुला नहीं, लगभग बंद, तो बिल्कुल नंबर 4 है वो इसका उत्तर है। तो लगभग बंद रहता है, संवृत का मतलब बंद होना होता है, तो लगभग बंद, पूरा बंद तो कैसे करोगे, फिर बोल नहीं पाओगे। इसलिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है क्या कहलाते हैं, हमने अभी देखा मुख पूरा खुलता है, मुख खुलता है पूरा, किसमें, विवृत में। तो आप उत्तर यहां पर आसानी से कर सकते हैं, विवृत स्वर। 48 क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है क्या कहलाते हैं। अब सुनना, बंद यूं का है, बंद आए मतलब विवृत, खुला आए मतलब संवृत। तो बंद लिखा है तो हमको विवृत में जाना है, और आधा बंद यूं लिखा है तो अर्ध विवृत में जाना है, सीधा सा फैक्टर है। 49 क्वेश्चन है, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद है, 3 है। अभी हमने लिखे थे नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। ये तीनों 3 होते हैं। निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन से हैं। अब आप आसानी से यहां समझ सकते हो, मध्य में अ लिखना है, पश्च में आ लिखना है, फिर दो के जोड़े ई ई उ उ, ए ऐ ओ औ। अब ये चार्ट अगर आपको बनाने आ गया तो आसानी से देखो, मध्य में अ लिख दिया, बाद में आ लिख दिया, फिर दो के जोड़े बना लो, ई उ ए ऐ ओ औ, फिनिश, काम हो जाता अपना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा उसने अग्र स्वर, और अग्र स्वर में हमने ये चारों लिखे हैं। अब ये चारों कहाँ दे रखे हैं सर, ये रहे ई ए ऐ, तो ये क्वेश्चन आसानी से अपना हो जाता है। 50 क्वेश्चन हो गए, 20 बाकी आप देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करना कि आपको ये पेपर कैसा लगा, हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा, और इस प्रकार के प्रश्न पत्र और हमें बनाने चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमारे उत्साह में वृद्धि करता है, और हम कहीं ना कहीं और अच्छी मेहनत करके आपके भविष्य के लिए एक बेहतर प्रयास लेकर के उपस्थित होंगे। तो आप मध्य स्वर कौन सा है यहाँ पर देखें, मध्य स्वर यूं पूछा, वापस आ जाओ पीछे, ये मध्य स्वर में अ लिखा है, खाली देख लेते हैं अ कहाँ है, ये रहा, तो सर ये उत्तर हो गया, बिल्कुल हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन से हैं। बिल्कुल पश्च स्वर में हमने अभी यहाँ पर लिखा, ये रहा आ उ ओ औ। अब अपन देख लेते हैं, आ उ ओ औ, ये रहा, तो ये हमारा उत्तर है। ओष्ठ की स्थिति या आकार के आधार पर स्वर के कितने भेद है। इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना है 3 भेद हैं। सबसे पहला है सामान्य स्वर, दूसरा है वृत्ताकार स्वर, और तीसरा है अवृत्ताकार स्वर। और आपको इसके अंतर्गत वर्णों की भी बात कर लें तो इसमें आएगा अ आ, इसमें आएगा उ ऊ ओ औ, और अंत में इसमें आएगा ई ए ऐ, और ई आ रहा वहीं पे ऋषि का री लिखना है। तो ये काम हमारा आसानी के साथ हो सकता है। तो अब अपन देखते हैं कितने भेद है, 3 भेद है। स्पष्ट है सर, ये बिल्कुल फाइनल है, तो हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं नंबर 3। 54 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं, बिल्कुल दिख रहा है वृत्ताकार, इसीलिए इसका नाम गोलाकार भी है, क्योंकि बोलते समय ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, उ ऊ ओ औ, तो उसे हम वृत्ताकार कहेंगे, तो ये काम हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं क्या कहलाता है, तो वो अवृत्ताकार। अर्ध मत कर देना दोस्तों, ये ध्यान रखना, अर्ध नहीं है। कुछ किताबों में अर्ध लिख रखा है, लेकिन हमें अर्ध करना नहीं है। आप अवृत्ताकार को अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भेद ओष्ठ की स्थिति या आकार के आधार पर नहीं है। तो सामान्य स्वर है, वृत्ताकार है, अवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार नहीं है।
अभी मैंने बात कही थी किताबों में ऐसा दे रखा है, लेकिन अपने को मूल नाम, कई बार क्या होता है हम अनमने मन से पढ़ते हैं तो जो याद रखना वो याद नहीं रह के कुछ और याद रह जाता है, तो हमारी भैंस पानी में बैठ जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी नासिक के व्यंजन कौन से हैं? और अभी मैंने आपको वो 25 का चार्ट बना के बताया था जिसमें च, छ, ज और इ ये बताया था, और इसको मैंने कहा था ये स्पर्श संघर्षी नासिक के व्यंजन है, तो ये उत्तर है वो होगा। देखो सिर्फ स्पर्श संघर्षी पूछे तो आप च, छ, झ कर देना, और उसके साथ नासिक के चिपका दे तो खाली इ होगा। तो इस प्रश्न के डिफरेंस को याद रखें, इसलिए मैंने इसमें वर्ण जो है वो अलग तरीके से डालने की कोशिश की। अगर सारे च वर्ग के डाल देता तो आप और कंफ्यूजन में आ जाते, लेकिन यहाँ पर सीधा सा उत्तर था। अगला क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन, देखो यहाँ मैंने सारे नाम लिख दिए, ताड़न, जा, द्वि, गुण, ग्रहित कौन से हैं? उत्क्षिप्त का मतलब होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठने के बाद तेजी से नीचे गिरे, तेजी से नीचे गिरे, उसे, तेजी से नीचे गिरे उसे। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठने के बाद तेजी से नीचे गिरे उसे हम ये कहते हैं। अब इसमें कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो ड, ढ, डमरू का ड नीचे नुक्ता, ढक्कन का ढ नीचे दुक्ता, ये याद रखना है। अगर मैं डमरू लिखता हूं तो ड पूरा आएगा, लेकिन मैं सड़क लिखता हूं तो ड के नीचे नुक्ता आएगा। अगर मैं ढक्कन लिखता हूं तो ढ के नीचे कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं मेढक लिखता हूं तो ढ के नीचे नुक्ता आएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, नुक्ता वर्ण के बाद में शब्द के बीच में लगता है, और शब्द अगर उन्हीं से प्रारंभ हो रहा है तो बिना नुक्ता के होगा। अभी रीट भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था जिसका चौथा ऑप्शन था रोड। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? और ये अशुद्ध था क्योंकि इसके नीचे इन्होंने नुक्ता नहीं लगाया था, इसलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो ड ढका था। 59, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से? हम अच्छे से जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन का मतलब है य, र, ल और व, इन चारों में से जो होगा वो तो य, र, ये उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर युग्म कौन सा है? अर्ध स्वर युग्म पूछा इसने। अर्ध स्वर अभी हमने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। कहाँ पर समझाया था सर? आपने थोड़ा पीछे गए अपन। अर्ध स्वर में यहाँ पर ये रहा, हमने ये लिखा था अर्ध स्वर। अर्ध स्वर में हमने लिखा था य और व। तो आप वापस आकर के देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो य और व ये आंसर है। य व को अर्ध स्वर ही नहीं, इसको ईशत स्वर भी कहते हैं, ईशत स्वर भी कहते हैं, इसे संघर्षहीन स्वर भी कहते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। देखो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे भी कभी कभी प्रश्नों के उत्तर में फिसल जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो आप उस सही उत्तर तक जाने के लिए किस प्रकार का अभ्यास करें, एक बात ध्यान रखना, इसको आप मोटिवेशनल थॉट समझें। कैसे पढ़ना है, ये थॉट आपको ही पावरफुल बनाना पड़ेगा। आप किसी का अनुकरण करके पढ़ने की पद्धति को नहीं बना सकते। सबका मेंटल लेवल अलग है, क्योंकि सब अलग अलग परिस्थितियों में जीते और रहते। तो जो जिस परिस्थिति में रह रहा है, जिन लोगों के बीच में रह रहा है, जिन टीचर्स के साथ पढ़ रहा है, उसकी मानसिकता वैसी हो जाती है। अब खुद को यह ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं इस भर्ती परीक्षा के लायक तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। हो रही है तो ऑल दी बेस्ट, नहीं हो रही है तो हमें कुछ और अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। शायद मैं उस बात को आप तक समझा पा रहा हूं। 61 नंबर क्वेश्चन है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? कौन लुढ़कता है? अभी बताया था श्वास। कंपन किस में होता है? तो जीवा में। ये दोनों चीजें मैंने अभी आपको समझाई थी। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा सर? तो रस्सी का र। अब र बोलकर देखना, र र र, तो जीवा के आगे की जो नुक्की है वो बिलबिलाती है, कांपती है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो र होगा।
निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा? अभी समझाया था लड्डू का ल, इसमें हमने कहा था, जिसकी डेफिनेशन अभी आई थी थोड़ी देर पहले, जीवा के दाएं बाएं भाग से, दाएं बाएं भाग से श्वास निसृत होती है। जीवा के दाएं बाएं भाग से श्वास प्रकट हो उसे, तो कौन सा है इसमें? लड्डू का ल। उत्तर ये होगा 63। निम्नलिखित में से ग्रहित संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो ये श्र, क्योंकि अक्षत्र ज्ञ तो वर्णमाला में है, श्र को हम सिर्फ और सिर्फ देवनागरी के अंतर्गत लेते हैं, तो इसको ग्रहित कहेंगे हम, तो श्र है वो आपका ग्रहित। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके लिए नया होगा। सर संयुक्त व्यंजन में तो आप भी ऐसा ही बताते हो, अक्षत्र ज्ञ और श्र, फिर ये नया ग्रहित संयुक्त व्यंजन क्यों डाला? क्योंकि इसको वर्णमाला में हम पढ़ते हैं, इसे नहीं पढ़ते, ये स्वीकार किया गया, ग्रहित किया गया, लिया गया। इसलिए हम हमारे अंतिम पेज को देख रहे हैं। देखो बच्चों, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में आपको लग रहा है कि नहीं सर एक अच्छी सीरीज लेकर के आ रहे हैं, हर प्रश्न पे ध्यान दे रहे हैं, पूरे पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। 4 वीडियो पहले मैंने वर्णमाला की डाली, पूरी वर्णमाला आपको पढ़ाई, और आज उसी क्रम में आगे आकर के मैं इसी वर्णमाला की 4 वीडियोस पे 70 क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ। तो एक और थ्योरी और एक और एमसीक्यू, फिर क्या बचता है? तो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्ष संयुक्त व्यंजन का सही विभाज्य रूप कौन सा है? देखो आप लोग ये चीजें याद कर लेना, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष जो है वो हमारा क और श से मिलके बना है, त्र है वो इससे बना है, ज है वो ज और य से बना है, और श्र है वो इससे बना है। अब आप कर सकते हैं क्ष किससे मिलकर के बना है, तो यहां पर हम देखें तो ये हलंत है, और उत्तर जो है वो हमारा नंबर 1 होगा, क्ष। सेम क्वेश्चन है 65 पे, ज्ञ संयुक्त व्यंजन का सही विभाज्य रूप कौन सा? और हम जानते हैं सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में, ज और य। तो यहाँ पर ज हलंत है और य ये रहा, तो ज और य 65 नंबर पे सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न छोटे से छोटा लेके कॉम्प्लिकेटेड तक आपके सामने रखे गए, और जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इस पेपर को करने के बाद ये समझ सकते हो कि अगर वर्णमाला में इतना सारा है तो आगे के टॉपिक्स में क्या क्या हो सकता है। तो हम अगली सीरीज में उन बाकी प्रश्नों पे भी बात करेंगे। नंबर 66, निम्नलिखित में से संघर्षी व्यंजनों का समूह कौन सा है? अभी हमने कहा था च, छ, ज आपके संघर्षी व्यंजन है, तो संघर्ष सॉरी च, छ, ज नहीं, संघर्षी व्यंजन है वो श, श, स, क्षमा करना, श, श, स जो है वो आपके संघर्षी व्यंजन है। इसी को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये प्रश्न यहाँ से है, तो आप देख सकते हो कौन सा है, तो श, श, स, ये वाला उत्तर सही होगा आपका। 67 है, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास मुख से निर्बाध रूप से प्रकट होती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम समझाते हैं, क्या समझाते हैं? जब भी निर्बाध शब्द आए तो उसका मतलब होता है स्वतंत्र, अबाधित, बिना बाधा के, बिना बाधा के। हम समझाते हैं बाधा रहित। अगर इस टाइप के आ जाते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सर बिना बाधा के बिल्कुल प्रकट होते हैं, वो स्वर है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वो ध्वनि स्वर है। और मैंने बहुत अच्छे से मेरी लाइव क्लास में इसको समझाया था कि स्वर की परिभाषा क्या है, मात्रा की परिभाषा क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है। यहां पर अगला क्वेश्चन है 68, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि भेद की संख्या। देखो ध्वनि शब्द पूछा, अगर वो परीक्षा में वर्ण भेद लिख दे तो भी बात एक ही है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान हमारे कितने हैं? 5। तो इस कारण से वो, क्योंकि यहाँ प्रश्न स्थान पूछा है, और उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आप अच्छे से जानते हो। कई बार पढ़ा हुआ ही याद नहीं आता है, सर उच्चारण स्थान यूं करके परीक्षा में बैठ जाते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वो 5 ही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है? आप देख सकते हैं यहां पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 है। और हम यहाँ पे स्वर लिखते हैं। स्वर में हम लिखते हैं अ, आ, यहाँ लिखते हैं ई, यहाँ लिखते हैं उ, मूर्धा में लिखते हैं री, और दंत में करते हैं नील। तो उत्तर आपका
दंत होगा यहाँ पे, तो ये उत्तर हुआ दंत। और अंतिम क्वेश्चन आज का है, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है। देखो प्रश्न पूछा है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, स और ह। इसका उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है। और जब हम चार्ट बनाते हैं इसी के आगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इसमें उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है, नंबर 2 से हम लिखते हैं श, श, स और नीचे जगह नहीं है तो ऊपर ह, हम ऐसा लिखते हैं। तो उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है, तो ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत अच्छे से कि इन सारे 70 प्रश्नों में मेरे ख्याल से वर्णमाला की कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो छूट रही होगी, और आप बहुत अच्छे से इन सारे प्रश्नों को कर पा रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं उस स्तर के। मेरे ख्याल से हर बच्चे को यह सोचना चाहिए कि पूरी भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पिछले पेपर्स में कैसे पूछे गए, और अब मुझे मेरी थ्योरी या कंटेंट पे किस तरह की तैयारी करनी है। आशा करता हूँ आज का पेपर हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसी टेस्ट सीरीज हर संडे को होगी। आपको मैं फिर याद दिला दूं, यह निःशुल्क रखी गई है, जिसमें जीके का पेपर और सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। आप पेपर ले जा सकते हैं, उसके उत्तर आपको इसी तरह से लाइव बताए जाएंगे, और उन उत्तरों की समीक्षा की जाएगी कौन सा उत्तर है और कौन सा नहीं है। क्योंकि कभी कभी आप घर जाकर के प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आता है कि ये मैं सेकंड क्यों कराया, इसका उत्तर तो थर्ड था। तो आपने सेकंड क्यों किया और वो थर्ड क्यों था, उसका जवाब आपको इन्हीं क्लासेज में लाइव यूट्यूब पे मिलेगा। तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को देखते रहें, निरंतर देखते रहें, अपने दोस्तों को भी कहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कर सकते हैं वो करें, अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दें। आपके नाम से मेरा नाम होना है, इसलिए जो बेहतर करोगे उतना बेहतर हमारे हिस्से में भी आएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपका दिन आज का शुभ हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।